हमने चैप्टर नंबर 5 को शुरू किया था, ठीक है। और इसके अंदर हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन को देखा था कि रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है। रिक्वायरमेंट इज अ फीचर ऑफ सिस्टम, जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि करना क्या है, इसे करना किस तरह है आप ये नहीं बताते, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट गेट करने के बाद आपके पास जो वर्क प्रोडक्ट आता है वो SRS बनता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो SRS से रिलेटेड है, ठीक है। SRS एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप हर तरह की अपने रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखी थी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है। तो रिक्वायरमेंट को समझना और उनको डॉक्यूमेंट करना, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। 4 स्टेप जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है एलिसिटेशन, फिर एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू। एलिसिटेशन के अंदर आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, यानी आप रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं कस्टमर की मदद से। फिर आप उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ कमी तो नहीं रह गई है या कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो अभी इनकम्प्लीट तो नहीं है, यानी उसमें एम्बिग्यूटीज अभी बाकी हैं, जो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, आप यहाँ पर उसको एनालाइज करके अपने कस्टमर से क्लियर करवाते हैं उस चीज़ को। फिर आप उन रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट की शेप दे देते हैं, यानी SRS प्रिपेयर करते हैं, और आखिर के अंदर आप उसको रिव्यू करवाते हैं ताकि आप उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। फिर हमने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन देखी थी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप ये बताते हैं कि सिस्टम क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो आपकी होती हैं वो मोस्टली क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती हैं। इसमें आप ये बताते हैं कि आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और हमने ये भी चीज़ें देखी थी इसके एग्जाम्पल में कि क्या 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 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपके पास हो सकती है, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है यूजर रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या फर्क है। देखें, यूजर रिक्वायरमेंट्स आर रिटन फॉर यूजर्स हु आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फील्ड। जो यूजर रिक्वायरमेंट आपकी होती हैं वो आपके पास ऐसे रिक्वायरमेंट होती हैं जो उन बंदों के लिए लिखी गई हैं जो सॉफ्टवेयर फील्ड के नहीं होते, ठीक है। यानी आप टेक्निकल टर्म्स के उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जैसे कोई अगर SQL की बात कर रहे हैं तो जो सॉफ्टवेयर की फील्ड का बंदा नहीं है उसको SQL के बारे में नहीं पता होगा। अगर आप कोई टेक्निकल टर्म और अलग चीज़ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप फोर लूप की बात कर रहे हैं या किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपने कोई टेक्निकल टर्म यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करी है। यूजर रिक्वायरमेंट्स आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उन बंदों के लिए है जो आपके सिस्टम से किसी ना किसी तरह इंटरेक्ट तो जरूर करेंगे लेकिन अब वो उस फील्ड के नहीं है, ठीक है। वो आपकी आउट ऑफ फील्ड को बंदा यहाँ पर होगा। तो यूजर रिक्वायरमेंट्स हाईलाइट द ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम विदाउट डिजाइनिंग डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आप डिजाइन डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, बस इसके अंदर सिंपल आप बात करते हैं। जैसे मैंने आपको UML की एग्जांपल भी दी थी, तो UML भी एक तरीके से एक टेक्निकल टर्म्स के अंदर हम बात कर रहे होते हैं। इसमें डायग्राम्स अलग अलग बन रहे होते हैं, तो जो बंदा सॉफ्टवेयर की फील्ड का नहीं है उसको आपके मतलब इन डायग्राम्स का मतलब पता नहीं होगा। तो यूजर रिक्वायरमेंट जब भी आप लिख रहे होंगे उसके अंदर आप सिंपल टर्म्स के अंदर बात करेंगे ताकि सामने वाले बंदे को समझ में आ सके कि आपने क्या करना है। व्हाट टू अवॉइड, यूजर रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी होगी, वो आपको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यानी एक मुश्किल लैंग्वेज आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है, ताकि सामने वाला बंदा कंफ्यूज ना हो जाए कि मतलब ये क्या लिखा हुआ मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। डिजाइन डिटेल्स आपने नहीं देने, मतलब कोई डायग्राम वगैरह या कोई मतलब मुश्किल तरीके की जो भी चीज़ें सॉफ्टवेयर रिलेटेड होती हैं वो आपने यूजर रिक्वायरमेंट में नहीं शो करनी। टेक्निकल टर्म्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। टेक्निकल टर्म्स जैसे अभी आप कोई लैंग्वेज के टर्म्स की मतलब बात करें या मतलब आप UML की यहाँ पर बात करें वगैरह वगैरह, तो टेक्निकल टर्म्स जो सिर्फ सॉफ्टवेयर की फील्ड के बंदे को ही समझ में आ सकती हैं, इस तरह के टर्म्स आपने अपनी यूजर रिक्वायरमेंट्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी है। यानी यूजर रिक्वायरमेंट्स में आप सिंपल बात करेंगे कि अगर हम ATM की एग्जांपल ले रहे हैं तो ATM के जो सिंपल से फंक्शन है ना कि मतलब ATM के अंदर एक बंदा जाएगा वो अपने पैसों को मतलब निकलवा सकता है अपने अपने पेन कार्ड की डिटेल डालने के बाद वगैरह वगैरह। तो सिंपल जो काम है आपकी रिक्वायरमेंट का आप यूजर रिक्वायरमेंट के अंदर सिर्फ वो चीज़ें ही स्पेसिफाई करते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट आपकी यूजर रिक्वायरमेंट का ही एक्सपेंडेड वर्जन होता है। इसके अंदर आप टेक्निकल चीज़ों को शो करवाते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम यूजर रिक्वायरमेंट और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट। यानी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये आपके पास वही यूजर रिक्वायरमेंट है लेकिन फिर ये टेक्निकल टर्म्स और डिजाइन डिटेल्स के साथ आप यहाँ पर बात कर लो, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर रिटन फॉर
टेक्निकल पर्सन, सिस्टम रिक्वायरमेंट जो आपके पास होती है बेसिकली वो टेक्निकल लोगों के लिए लिखी जाती है ताकि वो समझ सकें कि डिजाइन डिटेल्स वगैरह क्या है, अगर उसमें कोई डायग्राम्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, यूएमएल का इस्तेमाल इसके अंदर हो रहा है, या कोई टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको अगर कोई कोडिंग रिलेटेड बात करनी है तो आप इस तरह की सारी डिटेल्स अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आपके एसआरएस का पार्ट होती है, इसी तरह यूजर रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट भी आपके एसआरएस का पार्ट होती है। ठीक है, तो यूजर रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट जो आप सिंपल टर्म्स के अंदर लिख रहे हैं ताकि सामने वाले बंदे को समझ में आ सके और वो बंदा अभी सॉफ्टवेयर की फील्ड का नहीं है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और सिस्टम रिक्वायरमेंट आपके पास टेक्निकल टर्म्स के अंदर लिखी हुई चीज़ें होती हैं, यानी जब आप एसआरएस के अंदर लिखेंगे ना तो आप यूजर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सिंपल टर्म्स में भी रिक्वायरमेंट्स को लिखेंगे और उसी बात को फिर आप टेक्निकल टर्म्स के अंदर भी लिखेंगे ताकि एक नॉर्मल बंदा भी आपकी बात को समझ सके और अगर टेक्निकल बंदा यानी डेवलपर वगैरह भी आपके एसआरएस वगैरह को देख रहे हैं तो वो भी आपकी बात को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके कि यहाँ पर हमें करना क्या है। ठीक है, होपफुली यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद एसआरएस को अभी शुरू करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ रहा है एसआरएस का, जो भी हम बात कर रहे हैं कि जब हम रिक्वायरमेंट्स वगैरह को गेट कर लेंगे उसके बाद हमें जो एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है उसका नाम है एसआरएस। अब एसआरएस की डेफिनेशन को ना थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर आप समझिएगा। एसआरएस की फुल फॉर्म आपके पास लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब एसआरएस इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कस्टमर। एसआरएस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग है कि किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जो अपने रिक्वायरमेंट्स आपको दे रहा है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम prior टू एनी एक्चुअल डिजाइन। अच्छा, यहाँ पर ये वाली जो बात लिखी है ना, ये किसी भी एक्चुअल डिजाइन से पहले की बात होती है। एसआरएस आपकी रिक्वायरमेंट्स को गेट करने के बाद बनाया जाता है और डिजाइनिंग वाले फेज से पहले बनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। prior टू एनी एक्चुअल डिजाइन और डेवलपमेंट वर्क या डिजाइन वर्क से पहले आप एसआरएस को बनाएंगे और रिक्वायरमेंट्स को गेट करने के बाद अपने एसआरएस को बनाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। इट इज अ टू वे इंश्योरेंस पॉलिसी। ये आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपके पास काम करता है। दैट अश्योर्स बोथ द क्लाइंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द अदर्स रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर आप ये बात कर रहे होते हैं कि क्लाइंट और आपका जो भी डेवलपर है, यानी क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी आपका बंदा है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उनके बीच के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डेवलप हो जाता है एसआरएस की बेस पर। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई बंदा देता है, ठीक है, उस बंदे ने आपको अपनी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स दे दी। ठीक है, अगर आपने वर्बली सिर्फ बात कर ली ना कि हाँ मैं इस तरह, ये उसने आपको एक एक बात बताता गया कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, आपने सिर्फ वर्बली बात कर ली, कोई रिटर्न फॉर्म के अंदर कोई चीज नहीं है, तो आपने उसको भी हाँ कर दी कि हाँ ठीक है मैं सारा काम कर दूंगा। अब आप 1 महीना 2 महीना उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके जब अपने मतलब क्लाइंट को अपनी चीज दिखाएंगे तो हो सकता है वो अपनी बात से मुकर जाए कि भाई ये बात तो मैंने बोली नहीं थी, आपने ये कर ली। या ये भी हो सकता है कि उसने जो बात समझाई थी वो आपके समझने में फर्क आ गया हो, आपने कुछ और समझकर कोई और चीज बना दी। तो इस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ये एसआरएस बनाया जाता है। बेसिकली इट इज अ टू वे इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपके पास काम करता है, जिसके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स को ले लेने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर, यानी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर अपनी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं और उस रिक्वायरमेंट को फिर रिव्यू करवा देते हैं अपने कस्टमर को या क्लाइंट को कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स आपने मुझे बताई है, अब ये ही काम मैं सारे आपको करके दूंगा। एट द एंड जब मैं आपको प्रोजेक्ट डिप्लॉय करूंगा उस वक्त जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा उसमें ये वाली तमाम रिक्वायरमेंट्स होगी जो इस एसआरएस के अंदर हमने मेंशन की है। फिर कल को जब आप उसको सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे तो वो ये बात नहीं कह सकता कि मैंने ये कही थी। इसका फायदा क्या होगा, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है तो कल को वो बंदा आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकता है कि आपने अपनी तरफ से कोई काम कर दिया या मैंने इस तरह आपको ये समझाया था और आपने ये इस तरह नहीं कहा।
तो वर्बली जब भी बात होती है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी तो है ही नहीं जो आपको वहाँ पर डिफेंड करेगी आपका। ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, एसआरएस के अंदर तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पर कन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि एसआरएस बेसिकली है क्या। एसआरएस आपकी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपर्स के बीच के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, जिसके अंदर तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो भी आपका कस्टमर आपको दे रहा है उसके अंदर आप वेल डिफाइंड फॉर्म के अंदर अपने तमाम रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एसआरएस कंटेन्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ओनली, के इसके अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों होती है। इट डज नॉट ऑफर डिजाइन सजेशन। ये आपको मतलब ये नहीं बताता कि आपने डिजाइनिंग किस तरह करनी है या आपने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है या आपके जो भी मतलब बिजनेस के इश्यूज वगैरह आएंगे वो आप किस तरह यहाँ पर डील करेंगे। एसआरएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। यहाँ पर आप कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात नहीं करेंगे कि आप ये पर्टिकुलर लैंग्वेज इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे, या आप मतलब ये डिजाइनिंग मतलब ये नहीं यूएमएल की बात नहीं कर रहे होंगे, क्लास डायग्राम नहीं बना रहे होंगे, यूज केस डायग्राम नहीं बना रहे होंगे। यहाँ पर आप सिंपल अपने रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एसआरएस का मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ भी है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर भी यही चीजें हैं कि एटीएम से रिलेटेड कि एटीएम का काम किस तरह किया जाता है, ये तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट उसके अंदर मौजूद है कि एटीएम में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो ये 8 मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छे एसआरएस के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आपके पास आता है करेक्ट। आपकी जो एसआरएस है करेक्ट होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसके अंदर रैंक फॉर इम्पोर्टेंस यहाँ पर आपने मेंशन की हुई हो, वेरीफाइबल होनी चाहिए आपके ये जो एसआरएस है, मॉडिफाइबल हो और ट्रेसेबल हो। इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इन सबका मतलब क्या है। ठीक है, अब एसआरएस के मतलब एक एसआरएस आपकी तभी अच्छी कहलाएगी जब वो इन तमाम की तमाम चीजों को सपोर्ट कर रही होगी। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिस होगी तो वो आपकी फिर अच्छी एसआरएस नहीं कहलाएगी, वो एसआरएस कहीं ना कहीं पर लैग कर रही है और आपको फ्यूचर में जाकर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि करेक्ट एसआरएस का मतलब क्या है। देखिए, करेक्ट एसआरएस का मतलब है कि व्हाट इज स्टेटेड, यानी जो कुछ आप लिख चुके हैं, इज एग्जैक्टली व्हाट इज डिजायर्ड, यानी जो आपको करने को कहा गया है आपने एक्चुअल में उसी तरह उसको लिखना है। स्टेट करने का मतलब यह है कि जो आपने लिखा है, तो व्हाट इज स्टेटेड, जो कुछ आपने लिखा है, इज एग्जैक्टली ये बिल्कुल वही होना चाहिए जो एक्चुअल में आपका क्लाइंट चाह रहा है, जो आपका क्लाइंट डिजायर कर रहा है आपके पास एक्चुअल में वही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके क्लाइंट कुछ और चीज चाह रहा है और आपने अपनी तरफ से कुछ और चीज लिख दी है, तो फिर ये करेक्ट एसआरएस नहीं रहेगी। क्लाइंट कुछ चाह रहा है, आप बनाकर कुछ और देंगे, तो यहाँ पर आपका काम वैसे ही खराब होगा। तो व्हाट इज स्टेटेड इज एग्जैक्टली व्हाट इज डिजायर्ड, जो वो चाह रहा है वही आपके पास होना चाहिए। expected functionality matches the requirement present in SRS, जो सिस्टम से एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी है, यानी जो हम चाह रहे हैं कि सिस्टम ये काम करे, वो आपकी रिक्वायरमेंट जो एसआरएस के अंदर आप लिख रहे हैं उससे मैच करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट आप लिख रहे हैं वही बात है यहाँ पर दो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर लिखी हुई है कि जो रिक्वायरमेंट आप अपने एसआरएस के अंदर लिख रहे हैं वही फंक्शनैलिटी हम सिस्टम से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब जाकर आपकी जो एसआरएस है वो करेक्ट होगी। सेकंड हमारे पास है अनएम्बिगुअस, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, पहले आप एम्बिगुअस का मतलब समझ लें कि एम्बिगुअस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं। एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं। तो एम्बिगुअस आपने अपनी एसआरएस को नहीं बनाना है, बल्कि आपने अपनी एसआरएस को अनएम्बिगुअस बनाना है। unambiguous SRS कौन सी होगी? An SRS is unambiguous if and only if, एक SRS जो है unambiguous सिर्फ तभी हो सकती है जब every requirement stated has only one interpretation, हर रिक्वायरमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक रिक्वायरमेंट के 2 या 3 मतलब निकल रहे हो, मतलब आपको क्लाइंट ने कुछ काम करने के लिए दिया है। ठीक है, अब वो काम 3 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है।
ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक रिक्वायरमेंट आपको दी गई है, वो काम आपके पास 3 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। अब वो बात क्लियर नहीं है, ठीक है, आपने पहले तरीके से काम करना है, दूसरे तरीके से काम करना है या तीसरे तरीके से काम करना है। तो अब यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, ठीक है। अभी ये जो आपकी रिक्वायरमेंट आपके पास आई है, ये एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर बात क्लियर नहीं है कि आपने करना क्या है। यहाँ पर 3 मतलब निकल रहे हैं एक ही रिक्वायरमेंट के। तो फिर आपने क्या करना होगा, इस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए अपने कस्टमर से आपने कांटेक्ट करना होगा और उसको बात समझानी होगी कि भाई ये जो बात आप कर रहे हो ये इन पॉसिबल वेज के अंदर हो सकती है, अब आप क्या चाह रहे हैं। फिर वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देगा कि मुझे ये जो आप नंबर 2 तरीका बता रहे हैं, मेरे को ये वाला तरीका चाहिए। अब ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये अनएम्बिगुअस काउंट होगी, क्योंकि अब सिर्फ ये जो रिक्वायरमेंट है इसका एक ही मतलब निकल रहा है, ठीक है। तो SRS इज अनएम्बिगुअस इफ एंड ओनली इफ every requirement stated has only one interpretation, यानी हर रिक्वायरमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब हो। एक से ज्यादा मतलब अगर निकल रहे होंगे रिक्वायरमेंट के तो फिर वो अनएम्बिगुअस रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट होगी। वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग शुड बी स्पेसिफाइड विद मीनिंग। अगर कोई इस तरह का वर्ड आपके पास आ रहा है जो मल्टीपल मीनिंग, यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि अगर एक रिक्वायरमेंट की मल्टीपल मीनिंग्स बन रही हैं तो वहां पर वो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि पर्टिकुलर उस वर्ड की या पर्टिकुलर उस रिक्वायरमेंट की आपने मीनिंग डिफाइन करनी है कि ये काम मुझे इस तरह से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना होगा कि अगर एक रिक्वायरमेंट 2 या 2 से ज्यादा मतलब बन रहे हैं एक रिक्वायरमेंट के, तो आप हाथ के हाथ उसको वहीं पर क्लियर कर दें कि आपका मतलब क्या है, जब जाकर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो अनएम्बिगुअस कंसीडर की जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके पास है कंप्लीट आपके एसआरएस होने चाहिए। इट शुड बी ऑल दैट इज नीडेड बाय द सॉफ्टवेयर डिजाइनर टू क्रिएट दिस सॉफ्टवेयर, इंक्लूड्स ऑल फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कंप्लीट लफ्ज से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है टोटली तौर पर कंप्लीट होनी चाहिए, कि वो पूरी की पूरी हो। इट शुड बी ऑल दैट इज नीडेड बाय सॉफ्टवेयर डिजाइनर, ये पूरी होनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर को नीड होगी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में। ऐसा नहीं हो कि आप 1-2 रिक्वायरमेंट को मिस कर दें और फ्यूचर में जाकर फिर आपके क्लाइंट से आपको ढूंढते ही रह जाए कि भाई आप कहाँ हो, हमें आपसे कॉन्टेक्ट करना है, ये बात समझ में नहीं आती। तो आपकी जो SRS है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसमें होनी चाहिए, अभी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कंसिस्टेंट आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक ही जैसे पैटर्न को आप फॉलो करें, ठीक है। नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिक्वायरमेंट। अब मैंने शायद आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर आप एक जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज स्टार्ट एंड एंड, अपने SRS के अंदर अगर आप एक जगह पर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं स्टार्ट एंड एंड, और आप दूसरी जगह पर इसकी जगह पर कुछ और लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे स्टार्ट एंड क्लोज, तो इस तरह आपको नहीं करना है। जहाँ पर आप एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वही सेम टर्मिनोलॉजी आपने अपनी बाकी की रिक्वायरमेंट के अंदर भी इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं हो कि आपके जो भी मतलब SRS को पढ़ने वाला है उसको ऐसा लगे कि यार ये किसी और बंदे ने लिखी हुई है और नीचे वाली जो रिक्वायरमेंट है वो किसी और बंदे ने किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। Every requirement must be specified with standard terminology। जो टर्मिनोलॉजी आप अपनी रिक्वायरमेंट में जो पहली रिक्वायरमेंट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही फिर आपने यहाँ पर चीज़ों को फॉलो करना है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक ही जैसे पैटर्न को फॉलो करना। अगर आप 2-3 अलग अलग पैटर्न को फॉलो करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, चीजें यहाँ पर फिर एम्बिगुअस होना शुरू हो जाएंगी। एक जगह पर कुछ मतलब निकल रहा होगा, दूसरी जगह पर एक बात का कुछ मतलब निकल रहा होगा। तो कंसिस्टेंसी यानी आपने एक जैसे पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है रैंक फॉर इम्पोर्टेंस। आपने देखें इस पॉइंट को समझिएगा। वेरी ऑफन अ न्यू सिस्टम हैज रिक्वायरमेंट दैट आर रियली मार्केटिंग विश लिस्ट। देखिए एक नया सिस्टम बन रहा है तो वहां पर जब भी एक नया सिस्टम बन रहा होगा तो मार्केटिंग विश लिस्ट होती है, यानी मार्केट के अंदर उस सॉफ्टवेयर में से कुछ चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर चीजें जो बनने वाली हैं उसके अंदर कुछ चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो आपने क्या करना है, जब आप SRS बना रहे होंगे तो SRS के अंदर आपने मेंशन करना है कि यार ये वाले जो फंक्शनैलिटीज हैं ये हमें बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए। ये आप सबसे पहले आपने यानी यहाँ पर आप प्रायोरिटी को सेट करते हैं
इस वाले स्टेप के अंदर आप अपने एसआरएस के अंदर प्रायोरिटी को सेट करते हैं कि पहले ये काम अगर आप बनाकर हमें प्रोवाइड कर दें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सम मे नॉट बी अचीवेबल, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, तो वो बाद में भी की जा सकती हैं, यानी वो सिस्टम का पार्ट जरूर है, लेकिन कुछ मार्केटिंग विश की वजह से, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, तो आप उसको रैंक कर देते हैं कि अपनी एसआरएस के अंदर कि ये वाले काम हमें थोड़ा सा जल्दी चाहिए, अगर आप ये जल्दी बनाकर हमें प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो एक रनिंग फेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जिनके बगैर भी सिस्टम का गुजारा हो सकता है, तो फिर आप यहाँ पर अपने सर्च के अंदर रिक्वायरमेंट को जो है रैंक कर देते हैं कि पहले हमें ये करना चाहिए। इट इज यूजफुल प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन इन एसआरएस। आप मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है कि आप अगर यहाँ पर रैंक कर दें चीज़ों को, तो उसको फिर काम करने में थोड़ी आसानी भी हो जाती है कि पहले मुझे ये काम करना है, फिर ये काम करना है, उसके बाद आखिर में जो काम रह जाएंगे फिर उसको बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पर रैंक फॉर इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि आप प्रायोरिटी को सेट कर देते हैं अपने काम के अंदर, अपने रिक्वायरमेंट के अंदर कि पहले ये बनना चाहिए, उसके बाद ये बनना चाहिए, उसके बाद ये बनना चाहिए। फिर आपके पास पॉइंट आता है वेरीफाइबल। वेरीफाइबल का मतलब ये है कि प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। अब क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, देखें दो तरह की आपके पास रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक आपके पास हो सकती है क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट और एक आपके पास होती है क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। ये टर्म जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, क्वांटिटेटिव लफ्ज और क्वालिटेटिव लफ्ज आप थोड़ा सा आगे चलकर बहुत ज्यादा सुनेंगे। इस सब्जेक्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में आने वाले सब्जेक्ट में भी आपको ये लफ्ज काफी बार सुनने को मिलेगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इनका मतलब अभी समझ लीजिए, क्वांटिटी से लफ्ज निकला है क्वांटिटेटिव, यानी आप कोई ऐसी चीज जिसको आप नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं उसको आप कहते हैं क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव, मतलब जिसको आप नंबर्स के अंदर मेजर कर सकें। क्वालिटेटिव आपके पास वो होता है जिसके अंदर सिर्फ हम क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर नंबर्स के अंदर हम मेजर नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब जैसे एक बच्चे के रिजल्ट की हम बात करें, अगर जैसे एक बच्चे का रिजल्ट होता है तो मैथ के अंदर उसने इतने नंबर लिए, इंग्लिश में उसने इतने नंबर लिए, उर्दू में उसने इतने नंबर लिए, तो ये जो हम रिजल्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट कहलाएगा। क्वांटिटेटिव रिजल्ट क्यों? क्योंकि हम नंबर्स की फॉर्म के अंदर उसके रिजल्ट को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आखिर के अंदर अगर रिजल्ट के अंदर देखा जाए तो पहले ये होता था कि जो रिजल्ट था वो क्वांटिटेटिव ही हुआ करता था, लेकिन अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रिजल्ट अब एक जगह जमा करके फिर दिया जाता है। क्वालिटेटिव रिजल्ट में हम उस बच्चे की फिर परफॉर्मेंस के बारे में नॉर्मल इंग्लिश के अंदर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ही इज वेरी गुड इन क्लास, या he was best in class, या he was not very good in class। तो ये जो हम इसको जो कमेंट दे रहे हैं ये क्वालिटेटिव हम यहाँ पर रिजल्ट इसका दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों बातों को समझिएगा। क्वांटिटेटिव आपके पास वो चीज होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, और क्वालिटेटिव आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं उसमें आप नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको रिजल्ट की एग्जाम्पल दी। क्वांटिटेटिव जैसे मैथ में इतने नंबर, इंग्लिश में इतने नंबर वगैरह वगैरह, तो ये आपके पास क्वांटिटेटिव रिजल्ट हुआ। क्वालिटेटिव रिजल्ट के अंदर आप नॉर्मल इंग्लिश के अंदर उसके रिजल्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ही वाज गुड इन एवरी सब्जेक्ट, या अब ही वाज गुड इन एवरी सब्जेक्ट, या ही वाज गुड इन मैथ। अब यहाँ पर ही वाज गुड इन मैथ, यहाँ पर ये तो कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है ना कि वो मैथ में कितना अच्छा था, सिर्फ हमने ये बात लिखी है कि वो मैथ में अच्छा था, हमने ये बात नहीं की कि वो मैथ में कितना अच्छा था। तो यहाँ पर अब आपको क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स अपनी देनी है। क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स अगर आप देंगे ना तो वहाँ पर चीजें फिर मुश्किल हो जाएंगी। जैसे ये क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट की यहाँ पर एग्जांपल है, डोंट पुश इन रिक्वायरमेंट लाइक इट शुड प्रोवाइड द यूजर अ फास्ट रिस्पॉन्स। अब इस तरह की रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं होनी चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये यूजर को फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। फास्ट रिस्पॉन्स, अब कितना फास्ट रिस्पॉन्स? जैसे अगर हमने एक फास्ट रिस्पॉन्स दिया है तो इससे भी ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट लिखनी है इस तरह, every keystroke should provide a user response within 100 मिलीसेकंड। अब यहाँ पर हमने एक नंबर लेकर आ गए, क्वांटिटी को लेकर आ गए कि इतने टाइम के अंदर हर की स्ट्रोक जो कीवर्ड से प्रेस की जाएगी वो यूजर को रिस्पॉन्ड करनी चाहिए।
तो आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इस वेरीफाइबल पॉइंट के अंदर ये बात कही जा रही है कि आपने क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स का इस्तेमाल करना है। क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, इस तरह के रिक्वायरमेंट्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना जहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं है। इस वक्त ये बात यहाँ पर एम्बिगस है। अगर आप कहें कि एम्बिग्यूटी की हमें एग्जांपल समझ में नहीं आई, तो एम्बिगस रिक्वायरमेंट आपके पास ये आ रही है कि इट शुड प्रोवाइड यूजर अ फास्ट रिस्पॉन्स। अब कितना फास्ट रिस्पॉन्स, उसकी बहुत सारे मीनिंग बन सकती है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पर क्या है, ये एम्बिगस रिक्वायरमेंट है, तो इसको आपने यहाँ पर क्लियर करना होगा। आप इसको क्वांटिटी के अंदर लेकर आएंगे, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट इसको बनाएंगे कि इतना फास्ट रिस्पॉन्स आपको चाहिए। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ये जो टर्म्स है ये काफी ज्यादा आने वाले सब्जेक्ट में भी आपको इस्तेमाल करने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आपके पास आ रहा है मॉडिफाइबल और ट्रेसेबल, ये दो ही पॉइंट रह गए और मीटिंग का टाइम तकरीबन खत्म होने लगा है। चलें इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मॉडिफाइबल का मतलब है हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट इन मोर देन वन प्लेस। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट दो या दो से ज्यादा जगहों पर आ रही हो आपकी पूरी एसआरएस के अंदर, ये पॉसिबल है। तो ये गलत नहीं है कि आप एक ही रिक्वायरमेंट को एक से ज्यादा जगहों पर लिख रहे हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर मॉडिफिकेशन की बात आएगी, अगर आपको कोई चीज चेंज करने की बात आएगी, फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट 3 जगह पर आ रही है और हम उस रिक्वायरमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्रॉस रेफरेंसेस होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिक्वायरमेंट कहाँ पर मौजूद है, ताकि आप उसको चेंज कर सकें। एक रिक्वायरमेंट जब एक से ज्यादा जगहों पर आ जाती है, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करना, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मॉडिफाइबल का मतलब ये है कि आपके पास तमाम के तमाम क्रॉस रेफरेंसेस होने चाहिए। क्रॉस रेफरेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास तमाम रिक्वायरमेंट्स जो एक से ज्यादा बार आ रही हैं, उनका रेफरेंस आपके पास होना चाहिए कि ये इन इन जगहों पर मौजूद है। अगर एक जगह पर कोई रिक्वायरमेंट चेंज की जाए, तो वो दूसरी जगह पर आपके पास आसानी से आपको चेंज कर सके। ट्रेसेबल का मतलब ये है कि ओरिजिन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट मस्ट बी क्लियर। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट जो है वो पेरेंट रिक्वायरमेंट बन जाए और उस पेरेंट रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर कुछ सब रिक्वायरमेंट्स बन रही, ठीक है। तो एक रिक्वायरमेंट आपकी पेरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस पेरेंट रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर सब रिक्वायरमेंट कुछ बन रही हो। तो अगर इस तरह के आपके पास सीन है, तो इसको हम कहेंगे ट्रेसेबल। अब देखें, अगर आपकी पेरेंट के अंदर कोई चेंज आता है, देखिए एक पेरेंट रिक्वायरमेंट है और उस पेरेंट रिक्वायरमेंट की 3 सब रिक्वायरमेंट्स बन रही है, ठीक है। अब अगर पेरेंट के अंदर कोई चेंज आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पर उसका इफेक्ट आएगा, यानी उन तमाम 3 सब रिक्वायरमेंट्स के अंदर उसका इफेक्ट आना चाहिए। या अगर किसी चाइल्ड के अंदर आप मतलब चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है उसका उसके पेरेंट के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़े। तो आपके पास ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो उसके पेरेंट या उसके चाइल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो होपफुली आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से इसको देख लेते हैं। करेक्ट मतलब पूरा होना चाहिए, अनएम्बिगुअस मतलब एक ही मीनिंग उसकी होनी चाहिए, कंप्लीट मतलब वो कंप्लीट होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंट मतलब एक ही जैसी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, रैंक फॉर इम्पोर्टेंस का मतलब है प्रायोरिटी आपने सेट की हुई हो, वेरीफाइबल का मतलब है कि मतलब आप यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल करके अपनी बात को क्लियर करें कि ये इतना इतना काम करना है, ठीक है। मॉडिफाइबल का मतलब अगर रिक्वायरमेंट दो या दो से ज्यादा दफा आ रही है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आपके पास रेफरेंसेस वगैरह होने चाहिए। और ट्रेसेबल का मतलब आपके पास हर रिक्वायरमेंट का ओरिजिन क्लियर होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सब रिक्वायरमेंट किस रिक्वायरमेंट से निकल कर आई है, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये मीटिंग का टाइम बिल्कुल एंड होने लगा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन का टाइम भी शायद आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को यहाँ पर अभी मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो